हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर एक कहावत कहा करते थे कि जब जरूरत पड़े तो सांप अपने बच्चे भी खा जाता है। इस वक्त ये बात समझ नहीं आती, मगर वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता ये सिखाया कि कुछ सच्चाइयां कहानियां नहीं होती, जख्म होती हैं। मैंने भी यही सोचा था कि इंग्लैंड जाकर ना जिंदगी बदल जाएगी, नए ख्वाब होंगे, नई उम्मीदें होंगी और एक नई शुरुआत होगी। मोहब्बत के लिए घर को छोड़ा, अपनों को पीछे छोड़ा और ख्वाबों का पीछा किया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बदले में मिली मुझे तन्हाई और आंसू, और एक ऐसा दर्द जो लफ्जों में मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सच तो तब सामने आया जब मुझे पता चला जिस शादी को मैं अपनी तकदीर समझ रही हूँ, वो दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है। और फिर एक सवाल बाकी रह गया, क्या मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस लौटने का फैसला किया, या इस खामोश अजाब के साथ जीती रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, पाकिस्तान में रहते हुए ना हर दूसरे घर में एक ही जुनून सर चढ़ के बोल रहा होता है कि किसी न किसी तरह ना हम यूके पहुंच जाए। तो जी, ये ख्वाब मंजिल नहीं बनते। कुछ ख्वाब इंसान को ऐसे रस्तों पे ले जाते हैं जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। और यही वो टाइम होता है जहां ख्वाब हकीकत नहीं बनती बल्कि टूटते हैं। और इसके पीछे जो हालात होते हैं वो हमसे छुपे हुए नहीं होते। हम सब जानते हैं कि लोग किन मजबूरियां और ख्वाबों की वजह से ना ये फैसले करते हैं। वहां पाकिस्तान में ना अक्सर माली तंगी होती है, घरों के हालात इतने अच्छे नहीं होते। दूसरा ये कि लोगों के दिल के अंदर ना यहाँ यूके आने का जो जुनून होता है ना, वो किसी ना किसी तरह ना इनका खत्म नहीं होता। ज्यादातर यही किस्से कहानियां मैं सुनती रहती हूँ, जहां लड़कियों के वालिदैन इनकी शादियां बाहर के मुल्कों में कर देते हैं। एक तो इनकी यही सोच होती है कि जी बच्ची बाहर चली जाएगी, किसी अच्छे घर में शादी हो जाएगी और सेटल हो जाएगी, और साथ साथ ये उम्मीद होती है कि इसी बहाने ना फैमिली का कोई और फर्द भी ना हमारा यहाँ यूके चला जाएगा, यानी यहाँ यूके यूके आने का ना एक रास्ता खुल जाएगा। लेकिन आज मैं आपके साथ यूके की एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ, एक पाकिस्तानी नौजवान की कहानी, जिसे यहाँ भेजने के लिए इसके अपने सच्चे वालिदैन ने ही इसका सौदा काट दिया। यूं समझे जैसे अपने ही बेटे की ना उन्होंने बोली लगा दी, उसे बेच दिया। मगर सवाल यह है, आखिर ऐसे फैसले के पीछे क्या हालात थे, इन वालिदैन की असल नीयत क्या थी। असल में ये कहानी ना यूके में रहने वाले एक पाकिस्तानी फैमिली से शुरू होती है, जो काफी अरसे से यहाँ पे सेटल थे। इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे, एक बेटी थी। बेटी थोड़ी डिसेबल थी, चलने फिरने में ना उसे मुश्किल होती थी। इन्हीं हालात की वजह से ना वो चिचड़ी होती जा रही थी। आपको पता है यूके का जो एनवायरमेंट है ना वैसे ही बहुत डिफरेंट है, और ऊपर से साइकिल की डिसेबिलिटी ने इसकी तबीयत को और ज्यादा मुश्किल बना दिया था। अक्सर वो बदतमीजी करती रहती थी, लोगों से रूखे अंदाज में बात करती थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी। असल में अपनी मजबूरियां, अंदर के गुस्से को वो संभाल नहीं पाती थी, इसलिए वो चीख कर दूसरों पर निकाल के ना खुद को हल्का करने की कोशिश करती रहती थी। अब साइकिल के इस रवैये की वजह से ना घर का माहौल बिल्कुल मुतासर होने लग गया था। जब घर में कोई हर वक्त ना चीखता चलाता रहे, गुस्सा करता रहे, तो डेफिनेटली बाकी लोगों का सुकून भी आस्ता आस्ता खराब होता जाएगा। साइकिल के इस रवैये की वजह से ना इसके दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता फैमिली से दूर होते जा रहे थे। फिर दोनों भाइयों ने ना अपनी अपनी शादी करके अलग घर ले लिए। हाँ, इतना जरूर था कि वो भाई कभी कभार ना वालिदैन से मिलने आ जाया करते थे। अब साइकिल के वालिदैन बेचारे बूढ़े हो गए थे, और इन्हें हर वक्त एक ही फिक्र खाई जाती थी। हर वक्त यही सोचते थे कि हमारे बाद हमारी बेटी का क्या बनेगा, कौन इसका ख्याल रखेगा, कौन इसका सहारा बनेगा। इसी फिक्र में ना वो सोचते रहते थे कि क्या करें। इस सोच में ना इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी कर दें। लेकिन यूके में रहते हुए एक डिसेबल लड़की से शादी करना कोई आसान बात नहीं होती। ये तो जैसे आंखों देखकर ना मक्खी निकलने वाली बात होती है। ऐसे फैसला वो ही करता है, या तो वो शख्स बहुत मजबूर होगा, या फिर अपने ही पांव पे ना कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार है। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान से कोई लड़का लेके आया जाए। वैसे भी वहां हजारों लड़के होते हैं जो यूके आने के ख्वाब दिखते हैं। इनका ख्याल था कि अगर शादी पाकिस्तान में कर दी तो दोनों का फायदा हो जाएगा, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। साइका को हम सफर मिल जाएगा और इसका ख्याल भी रखेगा, और लड़का भी यहाँ यूके आ जाएगा और सेटल हो जाएगा। क्योंकि इसका ख्याल था कि पाकिस्तान में ऐसे हजारों लोग हैं जो यूके आने का ना और यहाँ का पासपोर्ट लेने के ख्वाब देख रहे हैं। इन्हें लगता था कि इस तरह दोनों का फायदा होगा, लड़का भी यहाँ यूके आ जाएगा, हमारी बेटी को भी एक सहारा मिल जाएगा, दोनों का भला हो जाएगा। अब साइका के वालिदैन ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए ना इधर उधर हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ना बात फैलाना शुरू कर दी। पाकिस्तान में रिश्तेदारों से राब्ते किए, रिश्ते करवाने वालों की भी मदद ली ताकि कोई अच्छा
लड़का मिल जाए जो यूके आने का ख्वाहिशमंद हो। साथ ये भी जरूरी था कि वो लड़का साइका की हालत को भी समझता हो और सब कुछ जानते हुए भी ना वो इससे शादी के लिए आमादा हो जाए। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद इन्हें पाकिस्तान में ना एक ऐसा लड़का मिल गया। वो लड़का यूके आने के लिए ये साइका से शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। उसकी फैमिली भी इस बात पे राजी थी। तो जी इस तरह से इन दोनों फैमिली की ना आपस में हाँ हो गई। तो शादी तय हो गई। अक्सर पाकिस्तान में ना वालिदैन जो होते हैं ना अपने बेटे और बेटियों के रिश्ते इसीलिए करते हैं कि उनको ये होता है कि बच्चे सेट हो जाएंगे। और उनकी जो उम्मीदें होती हैं ना उनकी एक लंबी लिस्ट भी होती है। वो चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत भी हो, घर भी संभाल ले, हमारा भी ख्याल रखे, लड़के को भी देखे और जहेज भी अच्छा खासा लेके आए और जरूरत पड़ने पे नौकरी शोकरी भी करे, और आगे जाके इसके वालिदैन जो है वो हमें तोहफे तोहाइफ भी दें। यानी एक ही रिश्ते में ना ये सब कुछ चाहते हैं। एक रिश्ते में 100 उम्मीदें ये लोग बांध के बैठे होते हैं। ये एक ऐसी लंबी लिस्ट होती है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। इन ससुरालियों की डिमांडें जो थी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। असल में इनकी सोच यही होती है कि हमारे बेटे की शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी है, हमारे बेटे की कदर होनी चाहिए, हमारी कदर होनी चाहिए। तो अगर इनकी कोई चीज ना दो तो इनकी ये सोच होती है कि शायद हमारी कोई अहमियत नहीं की जा रही। ये कहानी उन वालिदैन उन ससुरालियों की है जो जहेज की लालच में ना रिश्ते करते हैं। इनका मकसद बस यही होता है कि किसी तरह ना पैसा घर आ जाए, इसलिए वो अपने बेटों की शादियां ना अमीर खानदानों में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे चलकर ना हर किसी के साथ एक के जैसा नहीं होता। कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी हो जाती हैं और कुछ लोगों के ना अरमान जो है अधूरे रह जाते हैं। जब साइका के वालिदैन पाकिस्तान पहुंचे, वहां जाकर लड़के की फैमिली से मुलाकात हुई, आना जाना बढ़ा। बात यहाँ तक पहुंची कि लड़के वालों ने ना साइका को अपनी बहू बनाने के लिए हाँ कर दी। अब अमजद के वालिदैन ने साइका से शादी की कुछ ऐसी डिमांड रखी कि सुनकर ना इंसान दंग रह जाए। ऐसी शर्तें कि वाकई यकीन ही ना आए कि लोग इस हद तक भी सोच सकते हैं। अब अमजद के वालिदैन भी इन्हीं लोगों में से थे जो लालच में आकर अपने बेटे की शादी अमीर घर में करना चाहते थे। जाहिर तौर पर वो इस अच्छे रिश्ता कहते हैं, लेकिन अंदर से ना मकसद बस यही होता है कि जहेज अच्छा मिल जाएगा और बेटे की अच्छी खासी कीमत वसूल हो जाएगी। अब साइका जो कि थी डिसेबल थी और इनकी असल जो सिचुएशन थी वो लोग अभी पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। तो अमजद के वालिदैन ने इस कमजोरी का ना फायदा उठाने की कोशिश की। इस वजह से इन्होंने डिमांड की ना एक लंबी लिस्ट इनके सामने रख दी। उन्होंने दो टोक ये कह दिया कि जी हम लोग आपकी बेटी के साथ ना अपने बेटे अमजद की शादी तैयार हैं करने के लिए, पर हमारी इन शरायतों पे आपको अमल करना पड़ेगा। आपको जहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अमजद और साइका ने बाहर चले जाना है, तो जहेज की क्या जरूरत। अपनी तरफ से ना वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग लालची नहीं है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आगे उन्होंने जो शरायत रखी, अमजद आप लोगों के साथ यूके ही जाएगा और वीजा लगवाने से लेकर बाद की जो तमाम फीसें और खर्चात है ना वो साइका के वालिदैन ही बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमजद साइका के साथ उन्हीं के घर में रहेगा और वहां जाकर ना कोई काम काज नहीं करेगा। और बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उल्टा साइका के वालिदैन ही अमजद को ना हर महीने का जेब खर्च भी दे। यानी वहां रहने और रोजमर्रा के खर्चात जो है ना वो माहाना उसको पैसे दे। तो मामला कुछ ऐसा था कि उल्टा चोर को तवाल को डांटे। तकरीबन 2,500 पाउंड हर महीने साइका के वालिदैन अमजद को जेब हज के तौर पे दिया करेंगे और इन्हीं पैसों में से अमजद जो है कुछ पैसे हमें यहाँ पाकिस्तान में भेजेगा और कुछ अपने जेब हज के लिए रख लेगा। तो अमजद ने भी सेम यही किया। उनका कहना यह था कि वो अपना एक कमाओ बेटा आपके हवाले कर रहे हैं जो पाकिस्तान में रहकर ना कुछ कमा लेता था। और शर्त ये भी रखी गई जब अमजद का पासपोर्ट बन जाएगा तो इसके बाद इसके वालिदैन और बहन भाई को वो यूके बुलाने की जिम्मेदारी भी आप पे होगी। यानी वीजा से लेकर बाकी तमाम जो खर्चात है सब कुछ साइका के वालिदैन ही बर्दाश्त करेंगे। और ये भी शर्त रखी कि अमजद यूके जाकर ना कोई खास नौकरी नहीं करेगा। अगर उसका दिल करे नौकरी करे, अगर नहीं दिल करे तो ना नौकरी करे। लेकिन इसके बावजूद साइका के वालिदैन को हर महीने इसको 2,500 पाउंड देने होंगे। और अगर अमजद कुछ कमाए, जो भी वो पैसे कमाएगा उसने वो पैसे पाकिस्तान भेजने हैं। और ये शर्तें अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि शर्तों की लंबी लिस्ट उन्होंने सामने रख दी थी। अमजद ना घर का किराया देगा, ना कोई खास काम करेगा, ना ही साइका की कोई देखभाल करेगा, ना ही कोई साइका को
कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। अगर साइका को कोई केयर वगैरह की जरूरत हुई तो वो आप लोगों ने खुद हायर करके इसको देनी है। यानी सीधी बात ये थी कि अमजद के वालिदैन एक तरफ से ना अपने बेटे का सौदा कर रहे थे, एक माजूल लड़की से शादी के बदले वो ये जताना चाहते थे कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग आपको ना आपको हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम अपने बेटे को आपकी बेटी से शादी करके सात समुंदर पार भेज रहे हैं। मगर असल सच इससे भी ज्यादा तलख था। यूके पासपोर्ट की हवस ने ना इन लालची वालिदैन को इस हद तक अंधा कर दिया कि चंद पाउंड एक पासपोर्ट की खातिर इन्होंने अपने ही सके बेटे की जिंदगी को ना तबाह कर दिया। तौबा तौबा, इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है ना तो रिश्ते भी सौदे बन जाते हैं। खैर, साइकन के वालिदैन ने दिल में ये तय कर लिया कि ये इन्हें हर हाल में बेटी की शादी तो करनी है। वो समझ रहे थे कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, शुरू में कुछ पैसे दे दिला के ना मामला खुद ही ठीक हो जाएगा। इनके ख्याल था कि सब दोनों मियाँ बीवी साथ जिंदगी गुजारेंगे तो ये सारी शर्तें वैसे ही वैसे ना बेमायनी हो जाएंगी। है, शादी की तारीख तय हुई, अमजद और साइका की शादी का दिन आ गया। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें शायद थी, बस जुबानी थी, जैसे अक्सर होता है। लेकिन जब निकाह का वक्त आया तो बात कुछ और निकली। अमजद के वालिदैन ने बकायदा स्टाम्प पेपर पर ना सारी शर्तें लिखवा के रखी हुई थी। इन्हें शराइत की बेस पर ना उन्होंने कहा ये निकाह होगा। अब जी मेहमान आ चुके थे, निकाह सर पे था, निकाह की भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। तो साइकिल के वालिदैन ने दिल में बस यही सोचा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। उन्होंने ये सोचा कि इस कागज के बाद भी कोई खास कानूनी हैसियत तो नहीं होगी। वैसे भी हमारा इरादा तो यूके को लड़के को यूके लेके जाना ही है। तो दिल में उन्होंने ना अपनी एक अलग प्लानिंग बना रखी थी, और दूसरी तरफ अमजद के वालिदैन की भी अपनी एक अलग प्लानिंग थी। खैर, इन तमाम शराइत और ज़वाब्तों पर ना आखिरकार साइका और उसके वालिदैन ने दस्तखत कर दिए। हर कोई अपनी अपनी नई चाल चल रहा था। और उधर साइका के वालिदैन ने भी एक शर्त रख दी, अमजद सारी जिंदगी साइका को तलाक नहीं देगा और हर हाल में इसके साथ निभाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। ये शर्त तय होने के बाद वो अमजद को लेकर यहाँ यूके आ गए। अब अमजद के वालिदैन ने तो अपने मफाद और चंद पाउंड की खातिर ना यूके पासपोर्ट की लालच में अपने भले चंगे बेटे की शादी ना एक डिसेबल लड़की से कर दी और इसे यूके भेज दिया। लेकिन इस फैसले का असल बोझ क्या था, ये सिर्फ अमजद ही जानता है या इसका खुदा। वालिदैन के इसरार पर इसने शादी तो कर ली, यूके अभी आ गया, और शुरू के दिन कुछ हद तक ठीक भी गुजरे। साइका के वालिदैन ने हनीमून के लिए ना यूके में ही एक हाईलाइट स्पॉट बुक करवा दिया था। उन्होंने अमजद और साइका को कुछ दिनों के लिए वहां गुजारने के लिए ना भेज दिया, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सके और आगे की जिंदगी ना आसानी से गुजार सके। पहले महीना तो बड़े सुकून से गुजर गया, जैसे सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मसला ही नहीं और जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। लेकिन अब भी अमजद को यूके आए ना सिर्फ एक ही महीना हुआ था, हालात बदलने लगे। इस दौरान ना पाकिस्तान से अमजद के वालिदैन के फोन पे फोन आने शुरू हो गए। वो याद दिलाने लग गए, जी एक महीना गुजर गया है, आपने अभी तक उसको जेब खर्च नहीं दिया जिस पर हमने एग्रीमेंट साइन किया था। कहने लगे, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं अमजद को पैसे दें ताकि हमें पाकिस्तान भेज सके, हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर ना साइका और उसके वालिदैन दोनों हैरान हो गए। इन्हें लगा कि अभी तो अमजद को आए एक महीना भी नहीं हुआ, हम खुद अभी इधर सेटल नहीं हुए, इधर से जेब हट के जो तकाजे हैं वो शुरू हो गए हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट ना नया नया था और हालात अभी संभले नहीं थे, तो वक्त लगना था, इसलिए उन्होंने ना पहले महीने के तौर पर ना 2500 पाउंड दे दिए। इनमें से कुछ पैसे अमजद ने पाकिस्तान अपने वालिदैन को भेज दिए और कुछ अपने खर्च के लिए रख लिए। अब यूके जैसे महंगे मुल्क में ना अगर कोई बंदा पाकिस्तान से आए, काम भी ना करे, ऊपर से बैठे बैठाए जी हर महीने 2500 पाउंड जेब में आ जाए, तो बेजाहिर देखने में ये किसी लॉटरी से कम तो नहीं लगता ना। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना हकीकत सामने आने लगी। साइका अपनी डिसेबिलिटी की वजह से पहले ही जहनी दबाव में रहती थी। इसके अंदर बेचैनी, डिप्रेशन था, सब बातें आप जाहिर होना शुरू हो गई थी। इसे सबसे ज्यादा यही बात खटकती थी कि अब जो जहां बैठा कुछ भी नहीं करता, इसका कोई काम नहीं करता, ना इसकी कोई बात मानता है। वो समझ रही थी कि इसके आने से जिंदगी आसान होती जा रही है, लेकिन उल्टा इससे लग रहा था कि इसकी वजह से इसके वालिदैन पर ना दिन ब दिन और बोझ बढ़ता जा रहा है। और यही वो वक्त था जब साइका ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब भी साइका किसी बात से परेशान होती तो आप जी इसका गुस्से का निशाना ना अमजद बनता। वो इस पर चीखती चिल्लाती, अपना सारा गुस्सा इस पर निकालती। पहले वो अपनी माँ के साथ ऐसे बिहेव करती थी, मगर माँ तो माँ होती है, वो सब बर्दाश्त कर लेती है।
अमजद भी पाकिस्तान से आया हुआ काफी क्लेवर लड़का था, एक ऐसा शख्स था जिसके ज़हन में बस ये बात बैठी हुई थी कि इसने ना इस लड़की पे तरस खाकर शादी की है, इसलिए साइका को सारी जिंदगी ना मेरा एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ साइका का अपना रवैया था, वो अक्सर चीखती चिल्लाती अमजद को ताने देती कि तुम्हारी औकात क्या थी कि यूके आ सकते थे, तुम यहाँ तक मैं लेके आई हूँ, मैं तुम्हें महीने का खर्चा दे रही हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, मेरे सामने जुबान नहीं चलानी चाहिए। आमतौर पर यूके में जब कोई लड़की पाकिस्तान से ना शादी करके यहाँ आती है ना, तो अक्सर बगैर किसी वजह के भी ससुराल ना उसे ताने सुनाते रहते हैं। लेकिन अमजद का मामला यहाँ पे बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। वो खुद इस मुआहदे के तहत शादी करके यहाँ आया था और इसे अच्छी तरह पता था कि साइका के साथ ना जिंदगी गुजारना नॉर्मल नहीं है। इसलिए वो ये जो उम्मीदें थी ना, वो नहीं लगाता था कि वो रवायती बीवियों की तरह मेरी खिदमत करेगी, वैसा ही बर्ताव करेगी जैसे अमूमन पाकिस्तान में ना बीवियां आगे आगे अपने हस्बैंडों के काम करती हैं। अब हालात ये हो गए थे कि अमजद को साइका की देखभाल भी करनी थी और इसकी बातें भी सुननी थी। साइका डिप्रेशन में जाती तो चीखना चिल्लाना और ताने देना शुरू कर देती, और ये सब कुछ अमजद को सहना पड़ता था। ये बातें इसकी अन्ना और गैरत को ठेस पहुंचाती थी, मगर वो बेचारा खामोश रहता, मजबूर था। वैसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह रह गया था क्योंकि वो पाकिस्तान में साइन हुआ था और यूके में इसकी कोई खास कानूनी हैसियत नहीं थी। लेकिन मसला ये था कि अगर अमजद को यहाँ रहना था तो इसे साइका के डिपेंडेंट वीजे पर ही रहना था, जैसे हर चंद साल बाद रिन्यू करवाना होता था, और पासपोर्ट हासिल करना भी एक लंबा और बहुत मुश्किल सफर होता है। साइका ये बात अच्छी तरह समझती थी कि अमजद इस पर डिपेंडेंट है और अगर इसे पासपोर्ट चाहिए तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब साइका ने मामला अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। वो चाहे जेब खर्च दे रही थी, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सारी पूरी कर रही थी, मगर इसके बावजूद वो अमजद से ना घर के काम भी करवाती थी, उस पर चीखती चलाती भी थी और ये भी कहती कि अब तुम हाली नहीं बैठ सकते, अब तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, घर के सारे काम संभालने पड़ेंगे। अब अमजद के सामने ना यूके की हकीकत, यहाँ रहने वाले लोगों के असल रंग नजर आने शुरू हो गए थे। अब अमजद को अपने फैसले पर ना पछतावा होने लग गया। एक तरफ से एक माजून बीवी मिली जो खुद भी डिप्रेशन में रहती थी, दूसरी तरफ घर के काम भी इसको संभालने पड़ते थे, साइका की देखभाल भी करनी पड़ती थी, ऊपर से बाहर जाकर मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती थी क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, और यूके में और जॉब भी मिल सकती है अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो, और जॉब आपको पता है आसान काम नहीं होता करना, मेहनत ज्यादा होती है और कमाई बहुत कम होती है। अमजद अपने वालिदैन के दबाव में भी था क्योंकि हर महीने उन्हें पैसे भेजने होते थे। सबकी नजरें ना यूके ब्रिटिश पासपोर्ट पर थी। उसके वालिदैन को उम्मीद थी कि पहले अमजद पासपोर्ट लेगा, फिर हमें भी यूके बुला लेगा। इन्हीं ख्वाबों में ना अमजद सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, दिल में बस सोच कर ये जैसे ही पासपोर्ट मिलेगा ना, बस साइका को छोड़कर इस जहन्नम जैसी जिंदगी से ना निकल जाएगा। दूसरी तरफ साइका भी बड़ी समझदारी से ये खेल खेल रही थी। इसे अंदाजा था अगर अमजद को पासपोर्ट मिल गया ना तो वो फौरन इसे छोड़ के चला जाएगा। इसे ये पता था कि इसके वालिदैन को अपनी जिंदगी के लिए ना एक सहारा चाहिए, एक ऐसा शख्स जो इसे संभाल सके, हर हाल में इसके साथ रहे। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अमजद इसके हाथ से निकल जाए। साइका ने बस इतना साथ दिया कि अमजद को इंडेफिनेट स्टे लगवा दी। उसके बाद इसने कभी भी इसका पासपोर्ट अप्लाई नहीं होने दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था। वो जानती थी कि जैसे ही पासपोर्ट बन गया तो अमजद इसके हाथ से ना निकल जाएगा, इसलिए वो इसे अपने काबू में ही रखना चाहती थी, और अमजद बेचारा सारी जिंदगी इस चक्की में ना पिसता रह गया। पासपोर्ट की उम्मीद वो साइका के रवैये भी बर्दाश्त करता रहा, बाहर जाके मेहनत भी करता रहा, मगर ये सब इसके लिए आसान नहीं था। इसकी जिंदगी जैसे ना एक जगह रुक सी गई थी। वो ऐसी हालत में फंस चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो साइका को छोड़ता, पाकिस्तान जाता तो पासपोर्ट खो देता, अगर यहाँ रहता तो जिंदगी गुजारना भी इसके लिए मुश्किल थी। और दूसरी तरफ अमजद पर इसके वालिदैन का दबाव भी था कि वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह ना यूके में हमें बुलाए। और दूसरी बात ये थी कि अमजद हर महीने जेब खर्च के नाम पे ना जो पैसे भेजता था वो पाकिस्तान जा रहे थे। उसके वालिदैन वहां बैठे बैठाए जी उनको पाउंड मिल रहे थे और उन्होंने अपना खुला खर्चा, खुली मौजें कर रहे थे वो वहां बैठे हुए। तो जी अमजद को वो इसलिए वापस भी नहीं बुलाना चाहते थे। यूं अमजद बेचारा सारी जिंदगी ना वही जहन्नम भुगतता रहा। इसके लिए अपने वालिदैन ने इसके लिए चुन दी थी, जो वालिदैन ने चुन दी थी, और इसमें अपनी जिंदगी गुजार दी। वक्त गुजरता गया, एक एक करके अमजद और साइका के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो जहन्नम जो अमजद के लिए बनाई गई थी वो खत्म ना हो सकी। शायद वो इस जिंदगी का इतना आदी हो चुका था कि इसने ये सोचना ही छोड़ दिया कि सब कुछ छोड़कर वापस जा सकता है। और यही वजह है जहां इंसान रुक कर सोचने पर ना मजबूर हो जाता है कि एक लम्हे ठहर कर देखे कि लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाती।
यूके पासपोर्ट की हवस ने ना ऐसे फैसले करवाए कि अपनों ने ही अपनों को कुर्बान कर दिया। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, इन लालची वालिदैन ने अपने ही सके बेटे की जिंदगी को चंद पाउंड और पासपोर्ट की खातिर उसकी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। कभी कभी ख्वाब नहीं फैसले बर्बाद कर देते हैं, और सबसे दर्दनाक वो जख्म होते हैं जो दुनिया नहीं अपने दे जाते हैं। अब सवाल आप लोगों से है, क्या वो वालिदैन जो लालच में आकर अपने बच्चों की शादियां पैसे और पासपोर्ट या स्टेटस के लिए करते हैं, वाकई वो सही फैसले करते हैं, या फिर वो आंखों देखकर मक्खी निकलते हैं, अपनी ही औलाद को एक मुश्किल जिंदगी में धकेल देते हैं? अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिएगा। वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।